शो को आगे बढ़ाते हैं और अक्सर हम कहते हैं कि अगर आपको अपने पैसों का ख्याल रखना नहीं आता है, अगर आपको अपनी निवेश रणनीति बांधना नहीं आता है, अगर आपको नहीं पता कि आपके आर्थिक लक्ष्य क्या है, जो कि नहीं जानना मेरे ख्याल से बहुत आम बात है। और एक तरह से अगर आप ऐसे शख्स रहे हैं जिसने कभी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नहीं सोचा है, तो बहुत लाजमी है ये कि आप शायद कोई भी कदम उठाने से पहले शायद डरें, और इसीलिए यहाँ पर काम आते हैं आर्थिक सलाहकार। लेकिन अब ऐसे वक्त में जहां पर आपके पास हर कोई इंसान अपने आप को, आज देखा जाए तो आर्थिक सलाहकार बोलता है, भले ही सोशल मीडिया में आप इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लें या गाहे बगाहे आपने कहीं किसी दोस्त या रिश्तेदार से सुन लिया कि फला आदमी ने हमारे इतने पैसे डाल दिए और हमारी इतनी प्लानिंग करा दी। अब इस तरह के सिनेरियो में आप अपने पैसों को लेकर, अपनी गाड़ी कमाई को लेकर किस पर विश्वास करें, कैसे विश्वास करें? अपने लिए एक आर्थिक सलाहकार जो कि हमारे हिसाब से आपके डॉक्टर जितना ही जरूरी है, ये शायद आपके पैसों का डॉक्टर हो, कैसे चुने? इसी पर बात करते हैं। हर्षवर्धन रुंगटा, सीईओ रुंगटा सिक्योरिटीज मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और अपने लिए आर्थिक सलाहकार चुनना मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मुद्दा है और बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन यहीं पर आके लोग रुक जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सलाह हर किसी को फ्री में चाहिए। और यही कारण है, हमने देखा कि इन्फ्लुएंसर्स इतनी जल्दी चढ़े, लोगों की नज़र में आए। पैंडेमिक के दौरान लोगों ने खूब पैसे भी कमाए उनकी सलाह लेकर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी फ्री में सलाह लेकर अपने हाथ भी जलाए हैं। ठीक है, तो आज हम ऐसा कुछ नहीं आपको बताएंगे, हालांकि बताएंगे कि इन्फ्लुएंसर्स से कैसे आपको दूर रहना चाहिए और कैसे सचेत सतर्क होकर उनकी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा आर्थिक सलाहकार क्या क्या करता है, हर्ष ये बताएं। तो कविता, आपने एकदम सही कहा कि आप जब अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप किससे एंगेज कर रहे हैं, किससे आप इस चीज की सलाह ले रहे हैं। क्योंकि एक भी अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकता है। हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हमेशा बात की है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और वो लंबी अवधि में क्यूमुलेटिव आप कोई गलत डिसीजन लेके एक गलत राह पे निकल जाते हैं और फिर वहां से आपको 5 या 10 साल बाद रियलाइज होता है कि आपने कुछ गलत किया है, उसे अंडू करना मतलब आपने 5 या 10 साल के कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी खोया है। तो एक सही मायने से शुरू करना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए ये समझना जरूरी होता है आप किससे सलाह ले रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो क्रिएशन एक बहुत ही स्किल्ड जॉब है, और ये अब ऐसा नहीं रहा कि आप कोई भी अपने ये जो आपका नेबरहुड अंकल है या फ्रेंडली नेबरहुड अंकल है, जहां पे आपने कभी मिले थे तो बात कर ली, कॉफी पीते हुए बात कर ली और पोर्टफोलियो बना लिया, वैसा नहीं है। फाइनेंशियल वर्ल्ड इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, और उसमें जरूरी है कि आप एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझें और आपके एप्टीट्यूड और आपकी रिक्वायरमेंट को समझ के आप मैप करें। ये नहीं कि हर कोई नई चीज आ रही है तो वो अच्छी है और उसे लेना है आपके पोर्टफोलियो में। तो फाइनेंशियल बिहेवियर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मैच करके एक पोर्टफोलियो बनाना है। यही काम आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर वो करके देगा आपके लिए। ऑलराइट, लेकिन हम कैसे भरोसा करें कि हमारे लिए किस तरह का आर्थिक सलाहकार सही है और किस तरह के आर्थिक सलाहकार से हमें दूर भी रहना चाहिए? मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ज़रूरी बात है, क्योंकि झोला छाप जैसे डॉक्टर होते हैं, उसी तरह झोला छाप आर्थिक सलाहकार भी होते हैं जो आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई को चंपत कर सकते हैं। ठीक है, तो हर्ष बताइए। देखिए कविता, 3-4 क्राइटेरियाज हैं, आपको वो 3-4 क्राइटेरियाज में देखना है कि आप किससे एंगेज कर रहे हैं। तो पहली बात ये जरूरी है मानना, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि फाइनेंशियल एडवाइजर आपके एक फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह काम करता है। तो जिस तरह आप अपनी सेहत को कोई भी एक नॉर्मल से डॉक्टर या इनएक्सपीरियंस डॉक्टर या अनक्वालिफाइड डॉक्टर के हाथ में नहीं देते, उसी तरह आप अपने पैसों को, जो आपकी बहुत मेहनत की कमाई है, आप उसे एक अच्छे हाथों में देंगे, तब जाके उसकी वैल्यू बनेगी। अब ये अच्छे ये अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स कौन है? तो 3-4 पैरामीटर्स में आप इवेल्युएट कर सकते हैं। पहली चीज, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल जॉब की बात कर रहे हैं, उसमें आपको देखना है कि ये क्वालिफिकेशन क्या है। जब भी आप किससे एंगेज करें, आप पहले उनकी क्वालिफिकेशन समझिए, देखिए कि किस तरह से उनकी क्वालिफिकेशन है। क्या वो फाइनेंशियल एडवाइजरी की क्वालिफिकेशन है कि वो बैंकिंग या सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है? देखिए, बैंकिंग, टैक्स फाइलिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सब अलग अलग चीजें हैं। एक उदाहरण के रूप में बताता हूं, अगर आप रेगुलरली एरोप्लेन में ट्रैवल करती हैं, मतलब मान लीजिए कि आप महीने की 3-4 बार एरोप्लेन में ट्रैवल करती हैं, इसका मतलब नहीं कि आपको प्लेन चलाना आता है।
उसी तरह आप अगर बैंक में काम करते हैं, इसका मतलब नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी आती है। आप अगर टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी आती है। उसी तरह जिस तरह से एक फाइनेंशियल प्लानर आपकी टैक्स फाइलिंग में प्रोफेशन नहीं होगा, उन्हें बैंकिंग के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अलग से कर सकते हैं। तो उसी तरह पहली चीज जो आपको देखनी है कि जिस पर्पस के लिए आप उन्हें एंगेज कर रहे हैं, जो है आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएशन, क्या उन्हें उस दिशा में उनकी क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। तो एक है आपको क्वालिफिकेशन देखनी है और ये देखना है कि वो मैच करता है कि नहीं फ्रॉम व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। दूसरा ऑफकोर्स है एक्सपीरियंस। अब देखिए उदाहरण के रूप में बताता हूँ, एक डॉक्टर है जिनकी 20 या 30 साल की प्रैक्टिस है और उससे कंपेयर करते हैं दूसरे जो फ्रेशली ग्रेजुएट होकर अभी अभी डॉक्टर बने। ऐसा नहीं है कि उनको फ्रेश डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं है, सिर्फ है कि एक्सपीरियंस हर एक फील्ड में बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसी तरह जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर को आप अप्रोच कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है। क्वालिफिकेशन नो डाउट वो क्लियर करके पास हुए हैं और वो इस फील्ड में आए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे अपने क्वालिफिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस को जोड़ते हैं। सो एक्सपीरियंस कैसा है उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने आज तक अपने क्लाइंट्स के साथ कैसा काम किया है, तो वो देखना जरूरी है। तीसरा आपको जो देखना है वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड अप्रोच। अब इसका क्या मतलब होता है, हर एक इंडिविजुअल की एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट अप्रोच होगी कि वो पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, और ये डिपेंड करता है उनकी रिसर्च के बेसिस पे। तो हर एक इंसान का एक अलग अप्रोच होगा, एक इन्वेस्टिंग स्टाइल होगा जो वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आप जिससे भी इंगेज कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, उनका अप्रोच क्या है, और वो क्या आपकी वेवलेंथ से मैच करता है। मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में, आप एक एज एन इन्वेस्टर आप बहुत अग्रेसिव रिस्क लेना चाहते हैं, यही आपका प्रोफाइल है, और आप सोच समझ के आप अपना प्रोफाइल वैसा बनाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपना पोर्टफोलियो वैसे बनाना है। लेकिन आप एक एडवाइजर से मिलते हैं जो अदरवाइज ट्रेडिशनली बहुत कंजर्वेटिव है, तो वो आपको जो आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे वो मोटा मोटी ऐसा दिखेगा कि आपको थोड़ा कंजर्वेटिव स्टाइल में जा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी रिसर्च कहती है कि ये बेटर है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग है। तो हो सकता है कि आप वहां पे मैच नहीं करें। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलके ये समझना है कि उनका इन्वेस्टमेंट अप्रोच और स्टाइल क्या है, तो तब जाके ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन पाएगा। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा जो मैंने देखा है लोगों में, कि कई लोग अपने नेबरहुड में कोई अगर इनका कोई अवेलेबल है, कोई एडवाइजर रूप में जो उनके नेबरहुड में रहता है, और एक है जो दूर कोई दूसरी सिटी में रहता है, तो वो बोलते हैं कि मुझे अपने नेबर क्योंकि मेरे पास में है, मैं जब चाहूं मैं उनसे अप्रोच कर सकता हूं, तो मैंने इसके लिए इनसे एंगेज किया है। तो आपने इनइफेक्टिवली क्या किया है, आपने सर्विस अवेलेबिलिटी को नॉलेज से पहले आपने प्रेफरेंस दिया है। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक मैंने कहा कि आपको सर्विस चाहिए कि आपको सही एडवाइस चाहिए। आपको अगर कुरियर का कोई काम करना है, आपका फॉर्म सबमिट करना है, ये सब तो आप कुरियर से भी कर सकते हैं, उसके बेसिस पर एक फाइनेंशियल एडवाइजर चूज नहीं करते। तो नॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए, सर्विस भी आनी चाहिए, लेकिन बिटवीन द टू आपको एक चीज पिक करना है कि क्या कोई सर्विस दे रहा है तो मैं उसके लिए उनसे एंगेज कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें रिक्विजिट नॉलेज नहीं है। तो आई थिंक क्योंकि पोर्टफोलियो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गलत डिसीजन मैंने जैसे बताया कि आपकी पूरी दिशा बदल देता है, तो आप नॉलेज पे फोकस रखिए। सर्विस ऑब्वियसली आपको मिलनी चाहिए और मिलेगी, लेकिन अगर दोनों में से चूज करना है तो नॉलेज इज प्रायोरिटी। तो आप अगर इन 3-4 चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे, और इसके जो रिवॉर्ड्स लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, जो भी कॉस्ट आपका लगता है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में मिल सकता है। और दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, डोंट बी पेनी वाइज पाउंड फूलिश। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा आपको धीरज भी रखना होगा, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई नया रिश्ता आप स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो एक विश्वास, जो कि हर्ष आपने भी हाईलाइट किया, विश्वास बनने में थोड़ा सा समय लगता है, और इसीलिए थोड़ा सा समय जो है आपको आर्थिक सलाहकार को भी देना होगा, ताकि वो न सिर्फ आपको समझ सके बल्कि अपनी निवेश रणनीति जो कि वो आपके लिए तय कर रहे हैं वो भी आपको समझा सके। लेकिन बहुत सारी कई बार हर्ष एक जगह जहां मामला फंस जाता है वो है फीस को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्री में सलाह आपके फायदे के मतलब की होगी ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अपने पैसों के मामले में आप फ्री में सलाह ना ही लें तो बेहतर होगा। लेकिन फीस के प्राइस बैंड की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम टू मैक्सिमम एक आर्थिक सलाहकार, एक फाइनेंशियल प्लानर कितना चार्ज करते हैं, ऑब्वियसली उनके अनुभव पर भी निर्भर करता है, उनके क्लाइंट लिस्ट पर भी निर्भर करता है, कितने बड़े बड़े लोगों के फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज वो संभालते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर मुझे एक एवरेज रेंज चाहिए होगी फीस की, प्रोफेशनल फीस की, आर्थिक सलाहकार की, तो वो कितनी होगी?
कविता, बहुत मुश्किल है ऐसा कहना कि आप किस रेंज में आपको सर्विसेज मिलेगी, किस फी रेंज में, क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि हर एक सलाहकार की खुद की एक्सपीरियंस, खुद की नॉलेज, खुद के जो उनका काम किया है उन्होंने अभी तक, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। आई डोंट थिंक कि उसको कोई भी एक नंबर देना सही होगा, क्योंकि ये नंबर इतना वेग होगा कि उसकी बात करने के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज फ्री में नहीं आती। अगर कोई आपको फ्री में एडवाइस दे रहा है और आपको लग रहा है कि आपके हित में बात हो रही है, ये जरूरी नहीं है। फ्री में आप अगर चाहेंगे तो आपको, आप गलत, ये मैंने जैसे कहा कि पेनी वाइज पाउंड फूलिश, आप कई बार छोटा छोटा खर्चा बचाने के चक्कर में आप बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो आंसरिंग योर स्पेसिफिक क्वेश्चन की फी की रेंज क्या होगी, आई थिंक ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, और आपको बहुत ही वेग, आई मीन एक बैंड देके कोई मतलब नहीं है। तो आई थिंक, बट इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आई मीन इतना बुरा भी नहीं है, और हर रेंज के एडवाइजर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगे वाले के पास ही जाना या सस्ते वाले अच्छे नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। आप अगर ये क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सब चीज, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, अगर इन पैरामीटर्स से आप किसी से बात करेंगे, आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप में एंटर होना है कि नहीं है, और उस बेसिस पे आप म्यूचुअली डिस्कस करके अपनी फीस नेगोशिएट कर सकते हैं। और राइट हर्ष, मेरे ख्याल से काफ़ी बारीकी में जाकर हमने इस पूरे मामले पर आज बात की है। आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन फिलहाल बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दर्शकों के सवालों की ओर फोकस करेंगे, और ब्रेक पर जाऊं उससे पहले नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इसी के साथ साथ अगर आप ITR फाइलिंग को लेकर कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। टैक्स की पाठशाला लगी है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, सवाल पूछिए #स्वदेश टैक्स हेल्पलाइन के नाम से, और हमारा हॉटलाइन नंबर जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये 24 घंटे ऑन रहता है। झटपट अपने सवाल के कुछ ही दिन रह गए हैं ITR फाइलिंग के लिए, तो ऐसे में टैक्स की पाठशाला हमने लगाई है। अपने सवाल आप हमें झटपट व्हाट्सएप करें, और आपके सवालों का तुरंत जवाब हम अपने एक्सपर्ट से आपको दिलवाएंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और वो पड़ाव जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है, दर्शकों के सवालों के जवाब का। लेकिन हम दर्शकों को शो में शामिल करें उससे पहले हमारा नंबर जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। जी हाँ, और अब की बार तो ITR की पाठशाला, जी हाँ, ये भी लगी हुई है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहां पर आपको अपने सवाल हमें तुरंत भेजने हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और इसी नंबर पर टैक्स की पाठशाला के तहत आप ITR से जुड़े जितने भी सवाल हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। #स्वदेश टैक्स हेल्पलाइन के नाम से आप अपना सवाल डालें और झटपट अपने सवाल हमें भेज दें। ऑलराइट, चलिए, तो हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा, CEO रुंगटा सिक्योरिटीज, और मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल, अब जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। और मुकेश, आपके लिए पहला सवाल, प्रशांत वाघ मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हाय प्रशांत, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हो? हेलो कविता जी, आई एम प्रशांत फ्रॉम पुणे से बात कर रहे हैं। okay. जी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बरसात हो रही है वहाँ? जी मैडम, अभी हो रही, पिछले कुछ दिनों से हो रही है, और हम आपका प्रोग्राम हमेशा देखते हैं, और मतलब बिना उसको छोड़े हमारी शाम होती नहीं। हम जरूर उसको देखते हैं और काफी कुछ सीखने को मिलता है। ET नाउ और ET वेल्थ हम दोनों पढ़ते हैं और सुनते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा प्रशांत, और आप समय निकाल कर हमारा शो देखते हैं शाम को, मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ी तारीफ है हमारे लिए। धन्यवाद। तो आपने सवाल भेजा है, मैं देख सकती हूँ। आपको 20,000 रुपये निवेश करने हैं फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल फंड में भी, स्मॉल कैप फंड में भी 2045 तक जो है आप निवेश करना चाहते हैं। मैं समझना चाहती हूँ, 2045 तक आप 20,000 रुपये ही निवेश करेंगे, या इस निवेश को आप बढ़ाएंगे भी? बढ़ाएंगे मैडम, बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। और मैम, इसमें ऑलरेडी मैंने कुछ 6-7 महीने से ये SIP शुरू कर दी है, और इस अगस्त से 10% का उसमें स्टेप अप भी कर ऑलरेडी, मतलब वो शुरू हो चुका है। तो आपने किन फंड्स में SIP शुरू की है? और आई डोंट थिंक मेरे पास उसकी जानकारी है।
जी मैम, मैं आपको बता दूं। जी बताइए। जी मैम, एक्सिस का स्मॉल कैप लिया है, एचडीएफसी का लार्ज और मिड कैप लिया है, और इंडेक्स में आईसीआईसी प्रूडेंशियल का और फ्लेक्सी कैप में पारंपरिक, और एक ग्लोबल फंड में नैस्डैक का नावी 100 फंड ऑफ फंड। सब में 5,000 की समान राशि सब में इन्वेस्ट की है। मेरे ख्याल से ये कुछ डिटेल्स थी जो आपने हमें नहीं दी हैं। बहरहाल ओके, तो कुल मिला के एसआईपी आपकी 20,000 की है ना प्रशांत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी नहीं मैम, 25 की है। 25 ठीक है। 25। मैम इसमें तो अभी मेरा एक अहम सवाल, मैं कुछ बोलूं मैम? बोलिए। हाँ मैम, इसमें मेरे अहम 2 सवाल ये थे कि ये जो 2045 में जब ये मेरा जो टारगेट होगा वो उस वक्त जब अचीव होगा, तो उसमें जब इन्फ्लेशन जुड़ेगा और कुछ एक्सपेंसेस जुड़ेंगे और मेरा कैपिटल गेन होगा और टैक्सेस होंगे, तो उस वक्त ये जो राशि होगी तो कितनी होगी, और वो मेरे लिए सफिशिएंट होगी क्या, जो मेरे गोल है 1 करोड़ 2 करोड़ के? तो क्या उस वक्त प्रशांत, 1 करोड़ 2 करोड़ काफी होंगे? तो वो तो हमें तब समझ में आएगा जब आप मुझे बताएं कि आपको 1 करोड़ के साथ करना क्या है। आप किस लिए इस पैसों का इस्तेमाल करेंगे? मैम इसके लिए मेरे जो अलग अलग एक है, मुझे मेरा घर, एक अच्छी सी कार, बच्चे की पढ़ाई, और एक वेल्थ के लिए। तो ऐसे 3 या 4 मैंने एक मोटा मोटी ऐसे किसी के साथ अटैच, एग्जैक्ट किसी फंड के साथ कोई अटैच नहीं किया है, पर ये मेरे दिमाग में है, जहन में है कि हाँ ये मेरे 4 गोल है जिनको मैं मेरे 1 CR 2 CR तक उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, और जरूरत पड़े तो मैं उसमें स्टेप अप करूंगा, टॉप अप भी करूंगा। ओके, 1 CR या 2 CR, दोनों में 1 करोड़ का फर्क है। उसके लिए भी निवेश 2 CR चलिए चलिए ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा निवेश भी आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। बहरहाल मुकेश, मेरे ख्याल से बहुत क्लैरिटी अब आ गई है इनके सवाल को लेकर। ठीक है, फंड्स के नाम नहीं थे जो अब मेरे ख्याल से अब आपके पास आ गए हैं। बताइए कैसे करेंगे आप प्रशांत पाग की फाइनेंशियल प्लानिंग? तो कविता जी, सबसे पहले तो प्रशांत को मैं बोलना चाहूंगा, उन्होंने बहुत बढ़िया स्कीम सेलेक्ट की है। जो 5 स्कीम्स के उन्होंने नाम बताए, बहुत बेहतरीन स्कीम है, सारे टॉप परफॉर्मर हैं, काफी डाइवर्सिफाइड है, तो उन्हें वो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर मैं इनकी गोल की बात करूं, ये 25,000 की एसआईपी कर रहे हैं मंथली, और इनके पास टेन्योर भी 22 साल का है। अगर इसमें मैं 14% रिटर्न पोस्ट टैक्स मान के चलूं कि पर एनम आएगा, तो ये आंकड़ा 2045 में जाके 5 करोड़ का हो जाएगा। और जैसे इन्होंने हमें बताया कि ये स्टेप अप एसआईपी भी कर रहे हैं, 10% ये बढ़ा भी रहे हैं एसआईपी, और अगर ये स्टेप अप करते रहेंगे तो ये आंकड़ा 2045 में जाके 9 करोड़ का हो जाएगा। बहुत बड़ा फर्क हो जाता है अगर इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा स्टेप अप करते रहे। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, इन्होंने बोला इन्हें 2 करोड़ चाहिए, तो उसकी महंगाई देखते हुए प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी। तो अगर हम ये मान के चले कि इन्फ्लेशन जो है 6% रहेगा, तो 2 करोड़ की वैल्यू उस समय गिर के लगभग 74 लाख की हो जाएगी। तो जैसे कि हमने बोला कि इनके पास 9 करोड़ उस समय होंगे, तो ये आंकड़े उस समय लगभग 3.5-4 करोड़ के पास आज की प्रेजेंट वैल्यू में होंगे। तो मेरे ख्याल से इनके गोल्स बहुत ही अच्छे से पूरे हो जाने चाहिए। एक कविता, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अगर आपने ध्यान दिया, कि इन्होंने कहा कि चार्जेस के बाद, टैक्स के बाद, इन्फ्लेशन के बाद क्या रिटर्न आएगा। इनफैक्ट ये सवाल हर इन्वेस्टर्स के दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न नॉर्मली जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होते हैं या एडवाइजर होते हैं, वो प्री टैक्स प्री एक्सपेंस रिटर्न बताते हैं। तो रिटर्न पोस्ट एक्सपेंस पोस्ट टैक्स जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो नॉर्मली हमारा मानना होता है, इक्विटी फंड्स होते हैं, ये प्री एक्सपेंस लगभग 16-17% रिटर्न देंगे, पोस्ट एक्सपेंस लगभग 15 देंगे, और टैक्स इसमें कैपिटल गेन 1 साल के बाद 10% लगता है। तो लगभग 14% का ये पोस्ट टैक्स पोस्ट एक्सपेंस रिटर्न अनुमान लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर ये एसआईपी करते रहेंगे, स्टेप अप करते रहेंगे, तो इनके गोल बहुत अच्छे से अचीव हो जाएंगे।
और राइट प्रशांत, मेरे ख्याल से मुकेश ने आपके सवाल के सभी पहलुओं पर जवाब तो दे दिया है। कोई और सवाल आपको पूछना है इनसे? जो मुकेश सर ने जो तारीफ की है उसका मैं श्रेय देना चाहता हूँ आपके चैनल को और आपके प्रोग्राम को। हम ये देखते हैं और इसी से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। धन्यवाद प्रशांत, आपने सवाल भेजा और हम पर भरोसा जताया। निमिष गोस्वामी मेरे अगले दर्शक फोन लाइन पर है। निमिष नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार मैडम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 5 लाख रुपए 5 साल के लिए आपको डालने हैं ना? जी हाँ। बहुत ज्यादा तो आप रिस्क नहीं ले पाएंगे शायद इन पैसों से। नहीं, ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में। अच्छा अच्छा, तो ओके। मुझे लमसम अराउंड 30,000 का मेरा SIP जाता है वेरियस म्यूचुअल फंड्स में। तो अब मेरे पास लमसम 5 लाख रुपीज है, तो वो मुझे एलोकेट करना है। तो उसी के लिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप क्या सजेस्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर एक मुश्त निवेश पर आपका जो अहम सवाल है उस पर ही फोकस करते हैं। हर्ष, बाजार तो फिलहाल हाई के आसपास ही है। अब ऐसे में किसी को अगर पैसे डालने भी है तो रणनीति क्या होनी चाहिए? वैसे भी हम हमेशा सलाह देते हैं कि अगर आपको निवेश करना है तो आपको किश्तों में निवेश करना चाहिए। स्टैगर्ड तरीका जो है आपको अपनाना चाहिए ताकि बाजार के हर लेवल में आपको थोड़ा सा फायदा मिले। लेकिन अब यहाँ पर 5 लाख रुपए, वो भी केवल 5 सालों के लिए, तो कैसे निवेश इसको बांटे? कविता, आपने सही कहा कि अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो इक्विटीज में हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो SIP एक अच्छा जरिया होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, ताकि आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होते रहेगा और फिर बाद में जाके आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है जब ये साइजेबल अमाउंट बन जाती है। लेकिन क्योंकि निवेश का जो टाइम होराइजन है वो है 5 साल, अगर हम STP स्ट्रेटेजी लेते हैं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी लमसम है और अब अगर ये STP के जरिए इक्विटी में आने की कोशिश करते हैं, तो जो टाइम होराइजन है, अगर हम 5 साल का टाइम होराइजन लेते हैं तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जब तक इनका STP से पैसा, मान लीजिए हम 2 साल का भी होराइजन लेते हैं कि 2 साल में आपका ये पैसा STP के जरिए इक्विटी में आए, फिर उसे 3 साल ही रहता है इक्विटी में रहने के लिए। तो आई डोंट थिंक ये स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट ये एक हाइब्रिड फंड, जो बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन का जो कैटेगरी है, उसकी अगर स्कीम लेते हैं तो ये इनके लिए लमसम भी डाल सकते हैं। और दूसरा, जो मार्केट वैल्यूएशन का कंसर्न है, ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन प्लान की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो ये है कि मार्केट वैल्यूएशन को देखते हुए वो इक्विटी और डेट का एक्सपोजर लेते हैं। तो मान लीजिए इक्विटी आज की तारीख में हाई पे है, तो इनका जो इक्विटी मार्केट जो हाई पे है, इक्विटी एलोकेशन जो है वो कम होगा, और जैसे मार्केट करेक्ट करता है ये डेट में से निकल के इक्विटी में ऑटोमेटिकली एलोकेशन बढ़ा देते हैं। सो ये जो स्ट्रेटेजी है इनकी, और क्योंकि इनके पास लमसम भी है, तो आई थिंक डायनेमिक एसेट एलोकेशन प्लान जो बैलेंस एडवांटेज फंड की जो कैटेगरी है वो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगी, और ये इसमें लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इन्हें ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही, अगर ये कहते हैं कि नहीं मार्केट ऑल टाइम हाई है, मुझे अब इक्विटी में एक्सपोजर नहीं लेना है और उतना रिस्क नहीं लेना है, तो फिर ऑब्वियसली जो डेट कैटेगरी है, डेट में आप मान लीजिए बैंक की फिक्स डिपॉजिट है या पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट है, जो अगर आप 5 साल के लगाते हैं करीबन 7.5% आसपास आपको ब्याज मिले, तो वो एक ऑप्शन है। और अगर ये रिस्क ले सकते हैं, मार्केट की मूवमेंट्स को समझते हैं, तो डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो है उनमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 साल का टाइम होराइजन लेके एज ए लंप सम। ऑलराइट, निमिष, आपको सलाह समझ में आ गई? जी, मुझे ये सिर्फ पूछना था, अगर मैं निफ्टी 20 में लगाना चाहूँ 50,000 रुपीज इन अ स्टैगर्ड मैनर फॉर नेक्स्ट 10 मंथ्स। ठीक है। हर्ष? ओके, तो निमिष जी, देखिए ऐसा है कि आप अगर निफ्टी 20 ले रहे हैं तो आप निफ्टी इंडेक्स खरीद रहे हैं, 10 साल तक आप एवरेज कर लेंगे। आपको ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जो मिनिमम टाइम होराइजन हम बोलते हैं वो करीबन 8 इयर्स टू 10 इयर्स होना चाहिए। तो अगर आप 8 से 10 साल का टाइम होराइजन लेते हैं और 10 महीने की SIP करते हैं और निफ्टी 20 में लेते हैं, तब हम समझते हैं कि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन क्योंकि आपका टाइम होराइजन 5 साल का है, 5 साल में मार्केट बहुत, आपको ये कोई गारंटी नहीं होगी या अश्योरेंस नहीं होगा, ये एक अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आपका 5 साल बाद आपको रिटर्न पॉजिटिव मिलेगा कि क्या मिलेगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट बहुत लंबे अरसे तक फ्लैट रिटर्न दे सकता है। हो सकता है कि 3-4 साल तक मार्केट कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा और अचानक एक साथ बढ़ जाए और या गिर जाए। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। टाइम होराइजन को देखते हुए आपका प्योर इक्विटी फंड मैं शायद मना करूंगा, लेकिन डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड आपको ये प्रिविलेज देता है
कि इक्विटी डेट का जो एलोकेशन है वो मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पे चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक फिक्स डिपॉजिट से बेटर और इक्विटी से कम ये एक अच्छी कैटेगरी जिसमें आप लमसम भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हैं मार्केट वॉलिटिलिटी को देखते हुए 5 साल तक आप अगर 10 महीने की एसआईपी कर रहे हैं 50,000 रुपए की और 5 साल बाद आपको फर्क नहीं पड़ता कि क्या रिटर्न मिले, देन नो प्रॉब्लम। अगर वो रिस्क ले सकते हैं तो बेशक आप यू कैन गो है। ऑल द बेस्ट निमिष आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। सुदीप मुखर्जी मेरे साथ फोन लाइन पर है। सुदीप नमस्कार, क्या हाल चाल? नमस्कार मैम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। मैं एक्चुअली इतिहास को बहुत दिन से देख रहा हूँ। अच्छा। मेरे को एक्चुअली 8 इयर्स के बाद 50 लाख चाहिए। जी, 8 इयर्स के बाद 50 लाख चाहिए, ठीक है, ओके। 50 नहीं, 60 लाख, ठीक है, हाँ। 8 से 9 साल आपने डाला है। अभी फिक्स डिपॉजिट में आपके कुछ पैसे पड़े हैं, उसके अलावा आप एसआईपी कर रहे हैं बीएसएल बैंकिंग एंड फाइनेंस, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा। मैम एबीएसएल बैंकिंग एंड फाइनेंस हम लिखा है 2022, लेकिन वो होगा 2020। ओके, मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं। कोटक इंफ्रा और इकोनॉमी रिफॉर्म फंड, ओके। काफी पेचीदा फंड नहीं आपने ये शामिल कर लिया है, कोटक इंफ्रा इकोनॉमी रिफॉर्म फंड। ये आपने खुद रिसर्च की है इस पर पैसे लगाने के लिए? नहीं मैम, हमको जो फंड हम दिया है वो खुद रिसर्च करके खुद डाला है। क्योंकि कोटक रिफॉर्म फंड में, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी अगर फ्यूचर में ग्रोथ होगा जैसे सब लोग बोल रहे हैं, तो ये फंड मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा, बहुत बढ़िया। उसमें 35% आपका ये लार्ज कैप, 35% मिड कैप एंड रेस्ट ऑफ द स्मॉल कैप, और वो भी लार्ज कैप में एलएनटी सब अच्छा स्टॉक है। तो मेरे ख्याल से आप बाजार को समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं उसके मुताबिक ही आपने ये फंड अपने लिए चुने हुए हैं, है ना? नहीं मैम, एक्चुअली नहीं, थोड़ा देखता हूँ, देख के सीख रहा हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि थोड़े से थीमेटिक हो जाते हैं और नहीं, बहुत अच्छी बात है। और नहीं, बस एक पॉइंट ये है कि ये थीमेटिक फंड है और क्योंकि आपकी अवधि भी थोड़ी सी मीडियम टर्म ही है ना, 8 या 9 साल, और साथ ही आप ऐसे एज ग्रुप में हैं जहां पर हो सकता है कि इन पैसों की आपको ज़रूरत पड़े, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। बहरहाल आपकी जो सोच रही है इन फंड्स को शामिल करने के पीछे, वो हमें समझ में आई है। मुकेश बेहतर आपको समझा पाएंगे। तो मुकेश बताएं, फंड सिलेक्शन इनका कैसा है, और 60 लाख इन्होंने कहा कि इनको जरूरत होगी 8 से 9 साल में। तो अगर ये डेटा देखें कविता, हम तो इनमें 2-3 चीजें हैं। इन्होंने हमें बताया 10 लाख की इन्होंने एफडी की हुई है, 9,500 की एसआईपी भी कर रहे हैं। अगर ये ऐसे ही इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा और मैं मान के चलूं कि इक्विटी में हमें 14% पोस्ट टैक्स रिटर्न आएगा और एफडी में 7% का रिटर्न अगर हम मान के चलें, तो ये कॉर्पस 9 साल बाद लगभग 42 लाख का हो जाएगा। तो इनका जो गोल है कि हमें 60 लाख करना है, उससे थोड़ा सा शॉर्टफॉल रह जाता है। अब इनके पास 3 तरीके हैं मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से ये हम पूरा कर सकते हैं। पहला सिंपल तरीका ये है कि भाई हम एसआईपी जो अभी 9,500 की कर रहे हैं, उसको बढ़ा के 18,000 कर लें। अगर 18,000 की एसआईपी कर लेते हैं तो कॉर्पस अपने आप 60 लाख का हो जाएगा। बट शायद दादा के पास एक बार में एसआईपी ना बढ़ा पाए, तो उसका तरीका ये है कि हम कंसिडर करें कि स्टेप अप एसआईपी कर ले। स्टेप अप एसआईपी में हर साल हम एसआईपी अमाउंट बढ़ा देते हैं 1% से, और अगर ये स्टेप अप एसआईपी 20% से कर देते हैं कि 20% से एसआईपी अमाउंट हर साल बढ़ाते हैं, तो भी 60 लाख हो जाएगा। बट शायद 20% का इंक्रीज दादा के लिए शायद ज्यादा वो पॉसिबल हो, तो डेफिनेटली करना चाहिए। एक तीसरा रास्ता हमारे पास बीच का रास्ता भी है। उसमें हम कर कह सकते हैं कि दादा ने 10 लाख रुपए एफडी में डाला हुआ है, जो 9 साल के लिए बहुत कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म के लिए डेट में डालना बहुत बढ़िया वो नहीं होगा। तो दादा ये भी कर सकते हैं कि 10 लाख में से 5-6 लाख निकाल के इक्विटी में डाल दें और कुछ स्टेप अप एसआईपी कर लें। तो दोनों का अगर बैलेंस कर लेंगे तो इनके गोल इजीली पूरे हो जाएंगे। तो 3 मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं जो दादा के लिए कंफर्टेबल है, उसमें से वो देख सकते हैं। अगर मैं फंड्स की बात करूं, दादा ने 4 फंड में से 2 फंड जो लिए हैं सेक्टर और थीमेटिक फंड्स लिए हैं।
एक बिरला का बैंकिंग फाइनेंस फंड है, दूसरा कोटक का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड है। अच्छी बात यह है कि दोनों फंड बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अनुमान ये भी है कि बैंकिंग चलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड फंड भी चलेंगे। तो इनका आउटलुक ये है कि अगले 1-2 साल ये अच्छा रिटर्न देते रहेंगे। बट सेक्टर और थीमेटिक फंड में चैलेंज क्या होता है, आपको इसमें टाइमिंग 2 बार करनी पड़ती है। एक बार जब आप एंटर करते हैं और एक बार जब आप एग्जिट करते हैं। आपको एंट्री भी अच्छे टाइम पे करना और एग्जिट भी अच्छे टाइम पे करना। अगर आपने एग्जिट अच्छा टाइम नहीं किया तो पता नहीं उसका साइकिल कितने सालों बाद आएगा। तो मेरा इनको सजेशन यही होगा दादा को कि ये जो हमारे पास कोटक का इकोनॉमिक वाला फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक फंड और बिरला का बैंकिंग फंड, इन दोनों फंड से 1-2 साल बाद निकल जाए और 2 डाइवर्सिफाइड फंड उठा लें। और मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा HDFC का लार्ज एंड मिड कैप फंड और ICICI का स्मॉल कैप फंड। तो ये 2 फंड ये फ्यूचर में जाके ऐड करेंगे तो पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा, इनमें ज्यादा एक्टिव मैनेज करने की इनको जरूरत नहीं पड़े। तो ये मेरा इनके लिए एडवाइस है। ऑलराइट, चलिए ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए सुदीप जी। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हर्ष, बताइए आपका आज का गुरु मंत्र क्या है? मैं यही कहूंगा कविता कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही सीरियस असाइनमेंट है। मतलब आप, ये मजाक नहीं है और ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, बदलाव कर सकता है आपकी लाइफ में, अच्छी और बुरी तरफ दोनों तरफ। तो बहुत ध्यान से एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को एंगेज करें और ये ना करें कि कोई फ्री की एडवाइस या सस्ती एडवाइस के चक्कर में आप बड़ा नुकसान कर लें अपने लिए। आप बहुत मेहनत करते हैं अपने पैसों के लिए, तो ये ध्यान रखिए कि आप किससे सलाह ले रहे हैं, कैसे अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना रही है, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है और एक गलत डिसीजन आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो ध्यान से सतर्क रह के एक अच्छे एडवाइजर के साथ अपने आप को एंगेज करें। मुकेश, आप का गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का? कविता, आज का मेरा गुरु मंत्र बहुत ही सिंपल है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स को लगता है कि इक्विटी एक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है और वो उनसे ज्यादातर दूर रहते हैं। इक्विटी रिस्की या नहीं होना डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए पैसा डाल रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डाल रहे हैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो इक्विटी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो आपको लॉस भी दे सकता है, 20-30% गिर भी सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं, 5 से 10 साल के लिए डाल रहे हैं, तो इक्विटी बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट बन जाती है, उसका रिस्क गिर जाता है। तो इन्वेस्टर्स को एक थंब रूल बना लेना चाहिए कि इक्विटी में जो हम पैसा डालेंगे वही पैसा डालेंगे जो 5 साल से ऊपर का है। तो अगर ये थंब रूल फॉलो करेंगे तो आपको इक्विटी से अच्छा एक्सपीरियंस होगा और वेल्थ क्रिएशन भी होगी। ऑलराइट, चलिए तो ये है हमारे आज के मेहमानों के गुरु मंत्र। और इसी के साथ मुकेश आपका, हर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन चलिए जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि आपको अपने सवाल हम तक कहाँ पहुँचाने हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, आपको इंश्योरेंस पे सवाल पूछना है, आप भेज सकते हैं। साथ ही टैक्स की पाठशाला लगी हुई है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहाँ पर हम ITR फाइलिंग से जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं, जितनी भी लास्ट मिनट पेचीदगियां हैं, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार जो है टैक्स से जुड़े सवाल और मुद्दे हम शो पे शामिल कर रहे हैं। तो अगर आप भी ITR फाइलिंग को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो #स्वदेश टैक्स हेल्पलाइन करके आप ट्विटर पर, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो नंबर पहले स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था उसी नंबर पर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं और हम बाकायदा आपके सवालों को लाइव शो में शामिल करेंगे और एक्सपर्ट के जरिए जो है आपकी टैक्स या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़ी उलझनों को दूर करेंगे। धन्यवाद।